दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 3 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है रिवाइविंग द ईरान डील। आज के एडिटोरियल को यदि हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान में अमेरिका विरोधी गर्मपंथियों का प्रभाव बढ़े उससे पहले ही बाइडेन को परमाणु समझौता संपन्न कर लेना चाहिए। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में अधिक जाना जाता है, को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को अब तक सफलता नहीं मिल सकी है और दोनों ही पक्ष जैसे एक दूसरे के कुछ झुकने की प्रतीक्षा में है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वह पुनः समझौते की ओर लौटने को तैयार हैं यदि ईरान उनकी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे। दूसरी ओर तेहरान अमेरिका से, जो ट्रंप प्रशासन के अंदर मई 2018 में एक तरफा निर्णय लेते हुए समझौते से बाहर आ गया था, यह मांग कर रहा था कि पहले वह समझौते की ओर लौटे और फिर ईरान पर लगे प्रतिबंधों की समाप्ति करे। अब देखिए व्यूअर्स, 2015 में ईरान ने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी के साथ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम साइन किया, जिसे हम लोगों ने कहा द जॉइंट एक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहां पर ईरान ने यह कहा कि वे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करेगा, खास तौर से जो उसके रिजर्व्स हैं एनरिच्ड यूरेनियम के और हैवी वाटर के, उसकी मात्रा को कम करेगा। ये ध्यान में रहे कि ये एनरिच्ड यूरेनियम, हैवी वाटर, ये सभी प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। साथ ही साथ ये भी तय हुआ कि JCPOA के तहत एक जॉइंट कमीशन बनाया जाएगा, जो निगोसिएशन जो हुआ है पार्टियों के बीच में, दोनों जो साइंड पार्टीज हैं उनके बीच में जो निगोसिएशन हुआ है उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करता रहेगा। अब समस्या आई क्यों? सबसे पहले यह हमको देखना है कि ईरान को, जो हमेशा से अपना रवैया एक तरीके से एंटी अमेरिका रखता आया है, उसने इस डील के लिए अग्री कैसे किया। अब इस डील के लिए अग्री करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये कि ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रतिबंध लगे थे, जो आर्थिक प्रतिबंध लगे थे यूनाइटेड नेशंस द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा, उस सब की वजह से ईरान ने दसियों बिलियन पाउंड्स का नुकसान झेला है। साथ ही साथ कई सारे उसके जो एसेट्स हैं बाहरी देशों में, उनको भी एकदम से आप कह सकते हैं पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। अब इसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियर डील है इसमें थोड़ी सी खटपट हुई। 2018 में अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना यह था कि हमने ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा तो दिए हैं, लेकिन ईरान अभी भी किए गए वादों के ऊपर कार्य नहीं कर रहा है। ईरान हमारी वजह से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी समस्या है जो ईरान ने कमिट किया था वो ये कि वो आतंकवादी संगठन जैसे कि हमस और हिजबुल्लाह, इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ अमेरिका से लगातार ईरान झूठ बोल रहा है कि वे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा कर चुका है।
ये भी सरासर गलत है। इसी की वजह से 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को और ये कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस डील से बाहर कर दिया। अब जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जल्द से जल्द ईरान के साथ बैठ करके ये न्यूक्लियर डील जो है वो फाइनलाइज कर ली जाए, लेकिन अभी तक उसका कुछ सार्थक असर हमको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि भाई सामने वाला झुके, लेकिन दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अमेरिका पूरे तरीके से वापस इस न्यूक्लियर डील में आ जाएगा यदि ईरान जो है वो डील को साइन करे दोबारा से और कही गई शर्तों के ऊपर काम करें। वहीं ईरान का कहना यह है कि हम अब तभी वापस आएंगे इस डील में जब पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस डील को साइन करे अपने एंड से और ईरान पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। अमेरिका ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता आयोजित कराने के यूरोपीय संघ के प्रयास भी विफल रहे थे, क्योंकि कथित रूप से तेहरान ने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया था। यूरोपियन यूनियन ने भी सोचा कि एक मीडिएटर का रोल भी प्ले किया जाए, कोशिश की जाए कि दोनों देशों के बीच में शांति दोबारा स्थापित कर दी जाए, एक डिप्लोमेटिक वार्तालाप हो जाए, लेकिन तेहरान ने इस प्रपोजल को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। इधर दूसरी ओर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज गति से बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जो ईरान है, ईरान अपने यहाँ पर जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस समय अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में 60 IR सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है, इसका सेंट्रीफ्यूज का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज का काम होता है एनरिच्ड यूरेनियम, मतलब जो यूरेनियम है उससे एनरिच्ड यूरेनियम बताना। इस समय ईरान लगभग 60 ऐसे IR-6 सेंट्रीफ्यूजों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें यह कहा गया था कि केवल आपको 1, आप ये कह सकते हैं IR-1 का ही इस्तेमाल करना है एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के लिए। अब ये जो IR-6 है ये किस तरह से बेहतर है? तो IR-6 IR-1 सेंट्रीफ्यूज से इस मामले में बेहतर है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 10 गुना है। मतलब यदि एक दिए गए समय में एक सेंट्रीफ्यूज 1 ग्राम यूरेनियम बना सकता है, तो उसी दिए गए 1 मिनट में, उसी दिए गए समय में जो IR-6 है वो 10 गुना यानी कि 10 ग्राम एनरिच्ड यूरेनियम बना सकता है। तो यहाँ पे ये भी बात है कि भाई ईरान भी जो है वो अपने किए गए वादों से पूरी तरीके से अलग हो चुका है। दोनों पक्षों के बीच रस्साकसी जारी है और समय बीतता जा रहा है। ईरान में जून माह में राष्ट्रपति चुनाव होना है। हसन रूहानी, जिन्होंने इस समझौते के लिए अपने राष्ट्रपति पद का दांव लगाया था और फिर ट्रंप के सहयोग नहीं पा सके थे, अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और लगातार तीसरी बार चुनाव में खड़े हो नहीं सकते। तो भाई यहाँ पर हसन रूहानी, जिनको एक मॉडरेट नेता माना जाता है, उन्होंने इस न्यूक्लियर डील के लिए अपने राजनीतिक करियर को भी खतरे पर डाल दिया, अपनी कुर्सी को भी। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं भाई, हम अमेरिका के साथ ये न्यूक्लियर डील साइन करेंगे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अपने आप को अलग कर लिया, उनके लिए समस्याएं बहुत खड़ी हो गई। वह लगातार 2 टर्म सर्व कर चुके हैं और तीसरे के लिए उनकी जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। इस परिदृश्य में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नए चुनाव में फिर श्री रूहानी जैसा कोई नरमपंथी या उदारवादी नेता ही चुना जाएगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ईरान में जो आपके हार्ड लाइनर्स हैं, उनका बोलबाला, उनका दबदबा थोड़ा ज़्यादा है और ऐसा माना जा रहा है कि हसन रूहानी जैसे मॉडरेट लीडर को उनकी पार्टी में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जितने मॉडरेट वो हैं। तो अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि यदि मॉडरेट नहीं है तो कोई ना कोई हार्ड लाइनर आएगा और वो हार्ड लाइनर हो सकता है ईरान को इस समझौते से पूरे तरीके से दूर कर दें। यह भी कोई रहस्य नहीं है कि ईरान में गर्मपंथी जो एक मजबूत निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं, अमेरिका के साथ किसी भी संबंध या संलग्नता का व्यापक विरोध करते रहे हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति बाइडेन के लिए सबसे उपयुक्त दांव यही होगा कि वह श्री रूहानी के पद छोड़ने से पहले ही इस डील को पुनः रास्ते पर ले आए। देखिए, इकलौता रास्ता जिससे कि ये डील अप्लाई हो सकती है वो ये है कि भाई अमेरिकी प्रशासन ये कोशिश करे कि किसी भी तरह से वो इस डील को फाइनलाइज करे हसन रूहानी के साथ ही। अदरवाइज आने वाले समय में ये
बहुत बड़ी समस्या जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बन सकती है। वर्तमान परिदृश्य के यदि संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान परिदृश्य संभवतः इस स्थिति को समझते हुए ही जो बाइडेन ने सत्ता संभालते हुए ही एक तत्कालिक की भावना से आगे कदम बढ़ाया था। उन्होंने ईरान के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति की, सऊदी अरेबिया के साथ संबंधों का पुनर्संतुलन के संकेत दिए और तेहरान को स्पष्ट संकेत दिए कि अमेरिका समझौते में पुनर्वापसी रखता है। लेकिन प्रतीत होता है कि कटुतापूर्ण ट्रंप कार्यकाल के बाद पुनः विश्वास बहाली के लिए यह कदम अपर्याप्त रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान ने समर्थन नहीं किया है, ईरान की भी अपनी कुछ चिंताएं हैं जो बहुत ही जायज़ हैं। अब यदि ईरान की चिंताओं की बात करें तो सबसे पहले 2015 में बराक ओबामा का भरोसा करके उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से इस डील में शामिल किया। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 2001 में 9/11 हमलों होने के बाद ईरान ने अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद करी थी, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको ख़त्म करने, उनको रोकने के लिए। आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध में भी हम लोगों ने देखा कि ईरान का जो योगदान था वो काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन युद्ध के कुछ महीने बाद ही जॉर्ज बुश प्रशासन ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जितना भी टेररिज्म का मसला है, जितना भी टेररिज्म का मुद्दा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 देश शामिल है, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया। ना इस वक्तव्य से भी ईरान की जो हिम्मत थी वो काफी टूटी थी, काफी कम हुई थी। अब हमें इस मसले को भी देखना है कि ईरान के अंदर या ईरान के जो नेता हैं उनके अंदर एक भरोसा कायम कर सकें। ये अप्रोच जो है ये बहुत बड़ी अप्रोच है जो बाइडेन को लानी पड़ेगी। लेकिन वास्तुस्थिति यह है कि ईरान अभी एक जटिल स्थिति में फंसा हुआ है। प्रतिबंधों की मार, कोविड-19 के घातक प्रभाव से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है। 2019-20 में भड़के सत्ता विरोधी प्रदर्शकों का उसने हिंसक दमन तो कर दिया था, लेकिन उसके अंगारे अभी भी सुलग रहे हैं। अब भाई ईरान ने इतनी बातें कही, लेकिन ईरान खुद संकट की घड़ी में इस समय फंसा हुआ है। इतने सारे सैंक्शंस लगने के कारण ईरान की जो आर्थिक कंडीशन है वो बहुत ही चरमरा सी गई है। कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ गया है। साथ ही साथ आंतरिक स्तर पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ईरान लगातार परेशान हो रहा है। ईरान के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से रिवोल्ट जो है, इंटरनल इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। अब इन सब स्थितियों को हमें देखना, इन सब स्थितियों को समझते हुए ईरान को फैसला लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर यदि भारत के परिदृश्य में अगर हम लोग बात करें तो भाई भारत को बहुत फर्क पड़ता है ईरान और अमेरिका के संबंधों से। पहला, तेल, अगर हम लोग कच्चे तेल की बात करें तो ईरान भारत का एक बहुत अच्छा सप्लायर है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो भी खटाई में पड़ सकता है यदि यूनाइटेड स्टेट्स की ईरान के प्रति ऐसी ही नीतियां रही। तो यदि अब आगे के रास्ते के बारे में बात करते हैं तो जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की अमेरिका द्वारा हत्या किए जाने के बाद से ईरान के क्षेत्रीय अभियानों को झटका लगा है। अब देखिए, ईरान कोशिश करते हुए भी देखा हम लोगों ने पिछले वर्ष जनवरी में 5 जनवरी को कि एक मिलिट्री कमांडर जो कि बहुत पॉपुलर थे, कासिम सुलेमानी, उनको मार दिया अमेरिका ने। सीरिया में उसके जो ठिकाने हैं उसके ऊपर लगातार इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमला करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ये बातचीत का रवैया नहीं हो सकता। अमेरिका और ईरान दोनों एक दबाव झेल रहे हैं। दोनों पक्षों को इस समझौते की जरूरत है जहां अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति की इच्छा रखता है और ईरान प्रतिबंधों से राहत चाहता है। किसी प्रगति के लिए दोनों को कूटनीतिक रास्ते पर बने रहना चाहिए। अब भाई दोनों की अपनी कंडीशन है और दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि अमेरिका का सोचना ये है कि ईरान जो है वो अपने यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा है उसको सबके साथ साझा करें। वहीं ईरान का कहना यह है कि भाई हमें आप प्रतिबंधों से मुक्त करिए। अब यदि दोनों देश चाहते हैं कि अपने अपने काम हो जाए तो ज़रूरी है कि एक कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए जो सिर्फ वार्तालाप से आ सकता है। तो व्यूवर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है
कि ईरान परमाणु समझौते और संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA के भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।